इज़ा इज़ा वो ऊंची ऊंची आवाज़ में उसे सदाएं दे रहा था, लेकिन न जाने वो किस तरफ को गिरी थी। वो नीचे की तरफ आता बहुत नीचे आ चुका था, लेकिन इज़ा का कहीं कोई नामो निशान न था। दूर दूर तक यहाँ कोई इंसान ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था। वो किस तरफ आ गया था उसे इस चीज़ का भी अंदाज़ा न था। बर्फ़बारी तेज़ से तेज़ तर होती जा रही थी। लम्हों में बर्फ़ हर चीज़ को अपनी लपेट में ले रही थी। इज़ा वो फिर से आवाज़ें लगाता मज़ीद नीचे की तरफ जा रहा था, जब एक पत्थर के साथ उसे एक बेजान वजूद नज़र आया। अंधेरे में वो पहचान तो नहीं पाया कि वो कौन है, लेकिन एक अंदाजे के तहत वो तेज़ी से उसकी तरफ भागा। लेकिन अचानक ही पैर फिसलने की वजह से उसका तवाज़ुन बिगड़ा और वो पत्थर पर बड़ी ज़ोर से गिरा। उसके बाजू पर अच्छी खासी चोट आई, लेकिन उस वक्त उसे अपनी नहीं इज़ा की परवाह थी। इज़ा इज़ा वो तेज़ी से उठता वापस भागते हुए मज़ीद नीचे की तरफ जाने लगा। एक दफ़ा फिर उसका पैर फिसला, लेकिन उसने खुद को गिरने से बचाते एक दफ़ा फिर से कदम उस बड़े पत्थर की तरफ बढ़ाए। आहिस्ता आहिस्ता पास आते वो समझ चुका था कि वो इज़ा ही थी, लेकिन शायद वो गिरने की वजह से बेहोश हो चुकी थी या शायद उसे चोट ज़्यादा लगी थी। उसने जल्दी से उसके सर से टोपी उतारते उसके माथे को देखा, जहाँ से खून की लहर जमी हुई थी। शायद चोट लगने की वजह से बेहोश हो गई। इज़ा आंखें खोलो, इज़ा प्लीज़ आंखें खोलो। वो उसके गाल थपथपाता उसे जगाने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो होशो हवास से बेगाना हो चुकी थी। उसका चेहरा नीला पड़ रहा था, उसके कपड़े बर्फ़ की वजह से पूरी तरह भीग गए थे, उसका पूरा जिस्म ठंडा पड़ रहा था। वो तेज़ तेज़ उसके हाथों से ग्लव्स उतारता हाथ सहलाने लगा। इज़ा मेरी जान आंखें खोलो, प्लीज़ आंखें खोलो। वो उसकी सांसें चेक करता बार बार उसके गाल थपथपा रहा था, लेकिन वो तो जैसे होशो हवास से पूरी तरह बेगाना हो चुकी थी। उसकी परेशानी में इजाफा होने लगा। वो रास्ता भटक चुका था, ये जगह उसके लिए भी अनजान थी। वो उसे लेकर जाता भी तो कहाँ जाता, उसे समझ नहीं आ रहा था। वो उसे अपने बाजुओं में उठाता बाकी रास्ता तय करने लगा। उसे कैसे भी मेन रोड तक पहुंचना था, शायद वहां से कोई गाड़ी वगैरह मिल जाए जिससे वो होटल वापस पहुंच सके। वो उसका नाजुक सा वजूद बाजू में उठाए तेजी से नीचे उतरने लगा। इज़ा की हालत बिगड़ने लगी, उसका जिस्म बर्फ बना हुआ था। वो सड़क पर तो जैसे तैसे पहुंच चुका था, लेकिन दूर दूर तक उसे कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। गाड़ी तो दूर, यहाँ कोई इंसान तक नहीं दिख रहा था। वो उससे रास्ते के बारे में ही पूछ सकता किसी से। वो इज़ा को यूं ही उठाए बस चलता जा रहा था। उसने कहाँ जाना था, कौन सा रास्ता इख्तियार करना था, उसे कुछ नहीं पता था। अगर कुछ पता था तो सिर्फ इतना कि अगर इस तरह सर्दी में रही तो यकीनन उसकी रगें जम जाएंगी और उसकी हालत और ख़राब हो जाएगी। वो उस पर बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता था। अपना जैकेट उतारते उसने इज़ा पर पहनाने की कोशिश की। खुद तो जैसे इज़ा की हालत देखने के बाद उसे सर्दी का एहसास नहीं हो रहा था और ना ही बर्फ़बारी से फ़र्क पड़ रहा था। बस इज़ा को अपने सीने में छुपाए चलता जा रहा था। उसे होश में लाने की कोशिश में भी मुसलसल नाकाम हो रहा था। वो ना तो होश में आ रही थी और ना ही उसकी बेचैनियों को करार दे पा रही थी। वो यूं ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा था जब काफ़ी फासले पर एक छोटा सा वुड हाउस नुमा चीज़ नज़र आए। अंधेरे में वहाँ सिर्फ एक पीले रंग की रोशनी के सिवा कुछ समझ ना आया। उसने अपने कदमों की रफ्तार तेज़ कर दी। न जाने कौन था उस घर में, लेकिन इतना समझ में आ रहा था शायद वो उसकी मदद ज़रूर करेगा। उसे इस मुसीबत में देखकर शायद वो उसे रास्ता बता दे या फिर किसी तरीके से किसी से राब्ता करवा दे। वो तेज़ तेज़ चलता उस घर के करीब आया। हाँ, वो एक छोटा सा वुड हाउस था। वो एक उम्मीद के तहत दरवाज़ा खटखटाने लगा। काफ़ी देर यूं ही बाहर खड़ा रहा। जिस तरह बर्फ़ गिर रही थी वो बार बार सर पे हाथ मारकर बर्फ़ को नीचे फेंक रहा था। जब अचानक दरवाज़ा खुल गया। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम दानियार शाह है, ये मेरी बीवी है इज़ा। हम कश्मीर साइड से यहाँ आए हैं, लेकिन वो पहाड़ से नीचे गिर गई और तब से होश में नहीं आ रही। हम रास्ता भटक चुके हैं कि किस तरफ जाना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मोबाइल पर सर्विस नहीं कि होटल वालों को फ़ोन करें, हमारी गाड़ी भी नहीं मिल रही। क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? वो सामने खड़े एक बुजुर्ग आदमी को देखते पूछने लगा। वालेकुम अस्सलाम, इसकी हालत तो बहुत ख़राब है बेटा, इसको अंदर लेकर आओ। इसके सर पर तो चोट लगी हुई है, जल्दी अंदर लेकर आओ। वो बूढ़ा आदमी उसे अंदर लाने का इशारा करते हुए बोला। सामने बने दो कमरों में से एक कमरे में ले आया वो उसे, और सामने से चारपाई घसीटी जिस पर उसने फ़ौरन उसे लिटाया था। शायद वो आदमी यहाँ खुद सो रहा था। जल्दी से लकड़ियाँ कर ले जल्दी से लकड़ियाँ लेकर आते वो आग जला रहा था। बेटा, इस अलमारी में फ़र्स्ट एड बॉक्स रखा है, वो निकाला। उन्होंने इशारा किया तो वो फ़ौरन ही वहाँ से फ़र्स्ट एड बॉक्स उठा कर ले आया। घबराओ मत बेटा, सर्दी बहुत है ना इसलिए बेहोश हो गई है, वरना चोट गहरी नहीं लगती। वो उसके सर पर बैंडेज लगाते उसे बताने लगे। अगर चोट गहरी नहीं तो ये बेहोश क्यों है? वो परेशानी से पूछने लगा। क्योंकि इसका जिस्म इतना ठंडा पड़ चुका है कि रगें जम चुकी हैं, लगता है काफ़ी देर बर्फ़ में पड़ी रही है, बूढ़े बाबा ने परेशानी से कहा। इसे कुछ होगा तो नहीं
नहीं ना, ये ठीक तो हो जाएगी ना। वो बेचैन था। हाँ क्यों नहीं होगी ठीक, तुम इसे ठीक कर सकते हो। वो फ़ौरन बोले, मैं ठीक कर सकता हूँ, कैसे बताएं मुझे, मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए। वो उठकर खड़ा हो गया। दीवाना है झल्ला कहीं का, बीवी है तेरी, अपने जिस्म की गर्मी दे, हरारत दे इसको, ताकि इसकी रगों में थोड़ी गर्माइश उतरे, तभी ठीक होगी ये। वो उसे देखते हुए बोले तो वो परेशान सा उन्हें देखने लगा। क्या हुआ, तू ही तो कह रहा था कि ये तेरी बीवी है, तो फिर मसला क्या है। वो उसे देखते हुए कहने लगे तो दामियार ने नफ़ी में सर हिला। झूठ बोला तूने मुझे, बीवी नहीं है ये तेरी। बूढ़े बाबा ने गुस्से से उसे देखते हुए कहा, मन कूहा है, अभी निकाह हुआ है हमारा, रुखसती नहीं हुई। वो उनके गुस्से को देखते समझाने वाले अंदाज में बोला, अच्छा तो ये माजरा है, निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई, लेकिन मजबूरी भी तो है ना। ये लड़की यहाँ ठिठरा ठिठरा कर मर जाएगी, इससे बेहतर है कि तू अपने जायज़ रिश्ते का इस्तेमाल कर। ताल्लुक़ है तेरा इसके साथ, निकाह में है तेरे, तू कौन सा इसे अपने नफ्स से मजबूर होकर ऐसा कर रहा है। इस लड़की की जान बचाने के लिए ऐसा ज़रूरी है, वरना ये लड़की मर जाएगी। रात यहाँ सर्दी कम नहीं होगी और और ज़्यादा बढ़ेगी, सारी रात बर्फ़बारी होती रहेगी। तो इसका ख्याल रख, मैं साथ वाले दूसरे कमरे में हूँ, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना मुझे। तू शोहर है इसका, इसकी जान बचाना तुझ पर फ़र्ज़ है। क्या तू इसे मरने देगा? नहीं ना। तुझे क्या लगता है, तुझे देख कर लगता है कि तू दीवाना है इसका। मार मत देना इसे, मैं जाता हूँ दूसरे कमरे में। वो उन दोनों को उनके हाल पर छोड़ते दूसरे कमरे की तरफ चले गए, जबकि दामियार पर बेचैनी हद से ज़्यादा सिवा होने लगी। उसके दिमाग में सिर्फ यही एक बात चल रही थी कि अगर उसने इस लड़की की जान बचाने की कोशिश नहीं की तो वो मर जाएगी, और अगर वो मर गई तो क्या दामियार शाह जिंदा रह पाएगा? हरगिज़ नहीं। वो दीवाना ही तो था उसका, यूं ही तो नहीं सबसे मुंह फेर कर उस इश्क के मर्ज में मुब्तला हुआ था। वो उससे मुंह नहीं फेर सकता था, आखिर मोहब्बत की थी उसने उससे। वो मरने के लिए उसे नहीं छोड़ सकता था। अपनी शर्ट के बटन खोलते वो मुसलसल उसे देख रहा था, जो उस वक्त होशो हवास से बेगाना थी। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे, उसके जबकि चेहरे पर सफ़ेदी छाई हुई थी। वो सही कर रहा था या गलत उसे नहीं पता था। उसे बस ये पता था कि उसे अपनी इज़ा की जान बचानी है, और किसी भी कीमत पर बचानी है। एक वक्त था जब उसे उसके जिस्म की ख्वाहिश थी, लेकिन आज ऐसा नहीं था। आज वो नफ्स का ग़ुलाम नहीं था। आज उसे अपनी इज़ा की ज़िंदगी के लिए ये कदम उठाना पड़ रहा था। वो मजबूर था, वो अपने लिए ये सब नहीं कर रहा था। आज उसके दिल में उस लड़की के जिस्म के लिए कोई ख्वाहिश नहीं थी। उसे जिस्म की भूख नहीं थी, उसे बस इज़ा की जान बचानी थी। कमरे का दरवाज़ा बंद करते उसने चारपाई की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके पैर मन भर भारी हो गए। उससे नहीं किया जा रहा था ये सब कुछ। वो आज तक किसी औरत के पास उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ गया ही नहीं, लेकिन आज वो मजबूर हो चुका था। आज वो उस लड़की के पास जा रहा था जिससे वो बेतहाशा मोहब्बत करता था, और वो उससे नफ़रत करती थी, बेइंतहा नफ़रत, और उसके बाद शायद ज़्यादा नफ़रत करने लगती उसे। चारपाई के करीब आते उसने आहिस्ता से उसके ऊपर से कंबल हटाया। आई एम सॉरी ईज़ा, मैं ये करने पर मजबूर हूँ। शायद मैं तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इस तरह का कोई कदम कभी भी नहीं उठाता, लेकिन मेरी मजबूरी है और मैं बेबस हूँ। वो आहिस्ता से उसके नाजुक से जिस्म को अपने सीने में छुपाते उससे जैकेट उतारने लगा। उसका जिस्म बर्फ़ का गोला बना हुआ था। उसके नाजुक से वजूद को कपड़ों के बोझ से आज़ाद करते वो उसे खुद में छुपा गया, और उस पर उस अपने आप पर कंबल बराबर करता वो आहिस्ता से उसके बदन को सहलाते हुए उसके चेहरे को छूने लगा। उसे खुद में छुपाए बहकने लगा था। मैं नहीं जानता इन सब के बाद तुम्हारी नज़र में मैं नहीं जानता इस सब के बाद मैं तुम्हारी नज़रों में ख़ुद को, अपनी मोहब्बत को किस तरह बेगुनाह साबित करूँगा, लेकिन तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत पाक है, और शायद मुझे ये साबित करते करते ज़िंदगी गुजर जाएगी। आज तक मैंने ख़ुद को इतना मजबूर कभी नहीं पाया जितना तुम्हारे मामले में पाया। कहने को ये सब कुछ मेरे लिए एक आम सी चीज़ है, लेकिन तुम्हारे साथ मैं जज्बात की एक नई कहानी लिखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए क्या हो, लेकिन शायद किस्मत को ये सब कुछ इसी तरह से मंजूर था। मैं मजबूर हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। वो सरगोशी नुमा आवाज़ में बोलता चला जा रहा था। आने वाले कल की फ़िक्र भी हो रही थी और ईसा के रिएक्शन को लेकर भी परेशान था, लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकता था। ये उसकी मजबूरी थी। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती जा रही थी और वो उसे अपनी बाहों में समेटता जा रहा था। उसके जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता गर्मी महसूस करते वो उसके करीब से उठ गया, जबकि दिमाग में बस एक ही सोच आ रही थी, जब वो होश में आएगी तो उसका रिएक्शन क्या होगा, या वो उसे बताएगा कि किस तरह वो उसे वापस ज़िंदगी की तरफ लेकर आया तो वो क्या करेगी। वो उसे माफ़ कर पाएगी, क्या सोचेगी उसके बारे में,
क्या होगा उसका अगला कदम, वो बहुत कुछ सोच रहा था। लेकिन इन सब सोचों के साथ दामियार की एक सोच ये भी थी कि वो उसके निकाह में थी। वो उसके बारे में कुछ भी सोचे, कुछ भी कहे, हकीकत ये थी कि वो उसके निकाह में थी और वो उस पर हर तरह का हक रखता था। और अगर उसने अपने हकूक़ में से थोड़ा सा हक इस्तेमाल कर लिया तो उसे इस चीज़ का गिल्ट ना था। वो चाहे कुछ भी हो जाए, उसे खुद से जुदा तो हरगिज़ नहीं करने वाला था। आने वाले कल में क्या होने वाला था ये तो आने वाला कल ही बता सकता था। फ़िलहाल इतना ही काफ़ी था कि इज़ा ठीक थी। उस वक्त उसे किसी चीज़ का ख़तरा नहीं था। अब उसका जिस्म नॉर्मल हालत में आ चुका था। उसकी आंख खुली तो वो उसके बेहद करीब आग जल रही थी, जबकि कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद उसे साथ लगे दरवाजे से पानी गिरने की आवाज़ सुनाई दी। शायद वहाँ वॉशरूम था। वो अनजान निगाहों से उस कमरे को देख रही थी जिसे लकड़ियों से बनाया गया था, जबकि छत पर काफ़ी खूबसूरती से कारीगरी की गई थी। ये जगह बहुत अजीब थी। वो पहले कभी इस तरह की जगह पर नहीं आई थी। गुजरा हुआ वक्त उसे सब कुछ याद दिलाने लगा। ज़बर के साथ वो पहाड़ी पर गई थी। वहाँ ज़बर किसी लड़की की वजह से जंगल की तरफ चला गया था और फिर दामियार उसके पीछे आ रहा था। वो दामियार से बातें कर रही थी जब वो पहाड़ी से नीचे गिरी। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं था। और इस वक्त वो यहाँ थी। उठकर बैठते उसकी निगाह सामने पार दीवार पर बंधी रस्सी पर गई, जहाँ उसके कपड़े थे। उसने परेशानी से अपने बदन पर वाइट कलर की शर्ट देखी। ये शर्ट किसकी थी उसे समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी, और इसके बाद जो वो समझी थी उसने उसे अपनी नज़रों में गिरा दिया था। वॉशरूम का दरवाज़ा खुलते ही वो बिना शर्ट के बाहर आया। उसे होश में देखकर वो तेज़ी से उसके पास आ बैठा। थैंक गॉड ईज़ा, तुम्हें होश आ गया। थैंक गॉड ईज़ा, तुम्हें होश आ गया, ठीक हो तुम? वो उसके पास बैठते हुए पूछने लगा, जबकि वह हैरानगी से उसे देख रही थी। वो उससे बातें कर रहा था, न जाने उससे क्या क्या बोल रहा था, लेकिन वो तो उसे सुन ही नहीं रही थी। वो बस हैरानगी से उसकी तरफ देख रही थी। रिलैक्स हो जाओ ईज़ा, कल रात जो कुछ भी हुआ वो चटाख। वो न जाने अभी क्या कहने वाला था कि ईज़ा का हाथ पूरी शिद्दत से उठते उसके चेहरे पर अपना निशान छोड़ गया। जबकि अपने चेहरे पर हाथ रखे वो उसे देख रहा था। उसकी आंखों में कोई बेयकीनी नहीं थी। शायद वो उससे इसी तरह के रिएक्शन की उम्मीद रख रहा था। वो जैसे तैसे नीचे आ चुका था। उसे उस लड़की पर गुस्सा आ रहा था, हद थी। ना तो उस लड़की को अपनी परवाह थी और न अपने बाप की, और ना ही उन लोगों की जो यहाँ उसकी हिफाजत के लिए भेजे गए थे। इंसान मुरव्वतन ही किसी के लिए थोड़ी आसानी कर देता है, लेकिन नहीं, वो तो सबके लिए मुश्किलात खड़ी कर रही थी। उसे उस लड़की से अजीब सी चिढ़ हो रही थी। एक दफ़ा वो लड़की मिल जाए वो उसकी हालत बिगाड़ने वाला था। वो जैसे तैसे नीचे आ चुका था। उसे उस लड़की पर गुस्सा आ रहा था, हद थी। ना तो उस लड़की को अपनी परवाह थी और ना अपने बाप की, और ना ही उन लोगों की जो यहाँ हिफाजत के लिए भेजे गए थे। इंसान मुरव्वत नहीं उनके लिए थोड़ी आसानी पैदा कर देता है, लेकिन नहीं, वो तो सबके लिए मुश्किलात ही खड़ी कर रही थी। उसे उस लड़की से अजीब सी चिढ़ हो गई थी। एक दफ़ा वो लड़की मिल जाए वो उसकी हालत बिगाड़ने वाला था। ये लड़की नरमी के हरगिज़ काबिल नहीं थी। इस तरह से कौन करता है? वो अपने गार्ड्स के लिए कितनी बड़ी परेशानी पैदा कर चुकी थी। क्या उसे इस बात का एहसास भी था? वहाँ ऊपर उन आदमियों की सांसें रुकी हुई थी कि बीबी जी ना जाने कहाँ चली गई हैं। हद होती है ज़िद की, लापरवाही की। यहाँ तक कि इस जगह का ऑनर बता रहा था कि शनाया ने उसके साथ भी बहुत बदतमीज़ी की है। यहाँ तक कि ये भी कहा कि वो उसे कुछ भी करने से रोकने वाला कोई नहीं होता। हाँ, क्योंकि ये जगह तो उसके बाप की थी ना, उसके बाप की हुकूमत चलती थी यहाँ, सब कुछ उसकी मर्ज़ी से होना था और ये ज़रूरी भी था। आखिर एक दफ़ा वो हाथ तो लगे उसके, उसे ठीक से बताने वाला था कि तमीज़ और बदतमीज़ में क्या फ़र्क होता है। वो उसका लिहाज तो हरगिज़ नहीं रखने वाला था। बस बहुत हो चुका था। अब उस लड़की को वो अपनी ज़ुबान में समझाने वाला था, और बड़े ठीक तरीके से समझाने वाला था। बस एक दफ़ा वो लड़की उसे मिल तो जाए, उसकी अकल तो वो ऐसी ठिकाने लगाने वाला था कि दोबारा वो कभी कोई गलती करती ही ना। लेकिन वो तो तब होता ना जब वो मिलती। वो किधर से किधर आ चुका था, उसे अंदाज़ा तक नहीं था कि पहाड़ी की चोटी भी अब नज़र नहीं आ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा छाता जा रहा था और उस लड़की का कोई अता पता ही ना था। क्या करूं, वापस चला जाऊं? हो सकता है वो लड़की ऊपर चली गई हो, उसने सोचा। और अगर नहीं गई होती तो यहाँ जंगल में फंस जाएगी। नहीं, मैं वापस नहीं जा सकता। उसे बचाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दे सकता। मुझे उसकी हिफाजत करनी होगी। मुझे जाना होगा उसके लिए आगे। अगर मैं यहाँ से पीछे चला गया तो इस तरह से मैं अपने फ़र्ज से मुँह फेर जाऊँगा, और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। लेकिन ईज़ा ऊपर अकेली है। उसे ईज़ा की भी फ़िक्र होने लगी। लेकिन वो ओनर कह रहा था कि वो ईज़ा को वापस होटल पहुंचा देगा। यकीनन वो वापस होटल जा चुकी होगी। उसे ओनर की तरफ से थोड़ी सी उम्मीद थी, लेकिन ये भी परेशानी थी कि उसके घर वाले उसे वहाँ ना पाकर उसके लिए परेशान होंगे और फिर उसकी जॉब को कोसेंगे। उसके घर में तो पहले उसकी नौकरी को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, और
फिर जब स्पोर्ट शुरू हुई तो डीएसपी सर ने अपनी इमेज उसके घर वालों के सामने ख़राब की थी कि सबको उसकी नौकरी से उलझन होने लगी थी और सबसे ज़्यादा कोसा डीएसपी सर को ही जाता था। खैर वो डिज़र्व भी करते थे और उनसे ज़्यादा उनकी ये बेटी जो यहाँ आकर गायब हो गई थी। वो सोचते हुए आगे बढ़ा। बर्फबारी तेज़ होती जा रही थी और उस लड़की का कोई अता पता नहीं था। ऊपर से सर्दी से उसकी जान निकल रही थी। शनाया सयाल इस बात की तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम मेरे हाथों जिंदा बचकर वापस नहीं जाने वाली। अगर इस जंगल के बर्फानी रीछों और भेड़ियों से तुम बच भी गई ना तो जबर शाह के हाथों तुम्हारा कत्ल पक्का है। वो गुस्से से सोचते हुए आगे बढ़ रहा था। वो काफ़ी नीचे की तरफ आ चुका था लेकिन उस लड़की की कोई खबर ना थी। आखिर ये लड़की गई किस तरफ? एक तो यहाँ पर रास्ते भी कुछ समझ नहीं आते थे। यहाँ के मकामी लोग भी ये रास्ते भूल जाते होंगे। वो अजीब तरह की भूल भुलैयों को देखते सोच रहा था जब दूर से उसे किसी रीछ के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ इतनी खौफनाक थी कि एक लम्हे के लिए उसे अपनी बहन का ख्याल आया। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये आवाज़ वहाँ भी जा रही हो और वैसे भी उसे यकीन था कि इज़ू वहाँ से जा चुकी होगी। ये कैफ़े वाले इतने गैर जिम्मेदार हरगिज़ नहीं हो सकते थे और अगर गैर जिम्मेदार हुए तो उन पर वो सख्त से सख्त एक्शन लेने वाला था। लेकिन फिर भी उसकी बहन के पास ऊपर काफ़ी सारे लोग थे लेकिन इस लड़की शनाया के पास यकीनन कोई नहीं होगा। और एक आम सी लड़की तो ऐसी आवाज़ों से खौफज़दा ज़रूर हो सकती थी। या अल्लाह, वो लड़की किसी जंगली जानवर के हत्थे ना चढ़ जाए। वो सोचते हुए अपने कदमों की रफ्तार तेज़ कर चुका था। अंधेरे में सिवाय अपने फ़ोन के उसके पास कोई और चीज़ ना थी जिसे वो रोशनी के लिए इस्तेमाल कर सकता। अपने मोबाइल फ़ोन की टॉर्च जलाए वो हर तरफ दाएं बाएं हो रहा था। बस किसी तरह वो लड़की उसे मिल जाए। वो आगे बढ़ता ही चला जा रहा था जब उसे अपने आसपास से सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी और फिर एक दरख्त की ओट में छुपा वो लरजता वजूद जो काफ़ी दूर से ही पहचान गया था वो और तकरीबन भागते हुए वो उस तक पहुंचा।